गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए, जैसा कि कल बताया था, लगान सिद्धांत का जो चैप्टर शुरू किया था कल, और उसमें हमने लगान की परिभाषा, लगान किस साधन को मिलती है, क्यों मिलती है, फिर आर्थिक लगान और प्रसंविदा या कॉन्ट्रैक्ट रेंट में क्या अंतर है, लगान लेने के पीछे इनकी क्या विशेषताएं रहती है, आदि बातों का हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया। आज हम लगान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिकार्डो का लगान सिद्धांत जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांतों की गिनती के अंतर्गत आता है। आप इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। दूसरा, साथ में भी यदि आप यहाँ से रिकार्डो का रेंट थ्योरी को अच्छी तरह से समझते हैं तो यह जो है वह आपका फर्स्ट पेपर जो है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज जो है उसमें भी यह कार्य है, आर्थिक विचारों का इतिहास जो है, तो उस वहाँ पर भी यह क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहेगा रिकार्डो के आर्थिक विचारों के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन को तैयार करने में दोनों पेपर में आपके लिए यह सहयोग करेगा। इसके अलावा एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में रिकार्डो थ्योरी के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे ठीक से समझने का प्रयास करें विद्यार्थियों। जैसा कि कल बताया था कि रिकार्डो और अन्य अर्थशास्त्रियों ने कहा प्रारंभ के वर्षों में कि लगान केवल है वह भूमि को ही मिलता है और भूमि के प्रयोग करने के बदले भूमिपति को उसके पारिश्रमिक के बदले में लगान दिया जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जहां एक तरफ अनाज की बहुत ज़्यादा किल्लत रहने लगी थी और ऐसी स्थिति में भूस्वामियों द्वारा भूमि की लगान को बढ़ा दिया गया। रिकार्डो ने उस स्थिति को देखा और अपना जो है वो बढ़ती हुई भूस्वामियों द्वारा दी जाने वाली लगान के संबंध में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। रिकार्डो ये कहता है कि जो भूमि में कुछ मौलिक और अविनाशी शक्तियाँ होती है और उन शक्तियों के प्रतिफल के रूप में ही भूमिपति को लगान मिलता है। अब भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों से अभिप्राय यह है कि मिट्टी के कुछ गुण होते हैं, मिट्टी में उर्वरता होती है, मिट्टी में जो तापमान है, अन्य मिट्टी में गैसें या जो खनिज तत्व है उनके कारण उपज में अंतर आ जाता है। तो यही मिट्टी की मौलिक और अविनाशी शक्तियां हैं और इन शक्तियों के प्रयोग के बदले में भूस्वामी जो है वह काश्तकारों से लगान वसूल करता है। इसके साथ साथ रिकार्डो यह भी कहता है कि लगान जो है वह प्रकृति की कर्पणता, कंजूसी, निगॉर्डीनेस ऑफ नेचर का प्रतिफल है, क्योंकि रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में ये कहा कि भूमि की पूर्ति सीमित है और जैसे जैसे उच्च श्रेणी से भूमि से निम्न श्रेणी की भूमि की तरफ बढ़ना पड़ता है वैसे वैसे उच्च श्रेणी की भूमि वाले मालिकों को लगान मिलता है। यहाँ पर वो भूमि को दो भागों में बांटता है, एक भूमि सीमांत भूमि कहलाती है और दूसरी है अधिसीमांत भूमि। तो सीमांत भूमि पर किसी प्रकार का रिकार्डो कहता है लगान नहीं मिलता है। सीमांत भूमि के उपज से जो अतिरेक मिलता है वह अधिसीमांत भूमि कहलाती है और उस अधिसीमांत भूमि के स्वामी को लगान प्राप्त होता है। रिकार्डो ने लगान को प्रकृति की कर्पणता या कंजूसी बताया, जबकि फिजियोक्रेट्स जो थे अर्थशास्त्री, उन्होंने इसे बाउंड्री ऑफ नेचर कहा, अर्थात यह प्रकृति की उदारता बताया। रिकार्डो इसे समझाने के लिए भूमि के भूमि की चार श्रेणियाँ लेता है और उसने अपने सिद्धांत में बताया कि मान लेते हैं कि प्रथम ए प्रकार की भूमि है और उस ए प्रकार की भूमि पर 1000 रुपये की लागत से मान लेते हैं, उनका ये कहना है कि 100 क्विंटल उत्पादन होता है और उसकी जो कॉस्ट और प्राइस बराबर होने के कारण 10 रुपये प्रति क्विंटल जो प्राइस मिलती है। और ऐसी स्थिति में ये जो भूमि है यह सीमांत भूमि है और इस पर भूस्वामी को कोई भी लगान नहीं मिलती।
लेकिन जैसे जैसे अनाज की मांग बढ़ती है और ए भूमि सीमित होने के कारण किसान जो है वह बी श्रेणी की भूमि पर उत्पादन करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में बी भूमि पर उत्पादन करने से उन्हें कॉस्ट वही 1,000 रुपये आती है, लेकिन चूंकि भूमि ए की तुलना में कम उर्वर है, कम उपजाऊ है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर 75 क्विंटल उत्पादन होता है। तो प्रति इकाई जो उन पर आने वाली यानी अनाज की मांग तो वही 175 किलो रहती है, 175 क्विंटल रहती है, और लागत आती है 1,000 में। यदि आप 75 का भाग देंगे तो वह प्रति क्विंटल 40/3 के आसपास कॉस्ट आती है। और अब उसका जो भाव है, अनाज का भाव 40/3 उनकी कॉस्ट के बराबर है। तब ऐसी स्थिति में ए पर क्या होगा कि 40/3 माइनस 10, क्योंकि ए पर आने वाली कॉस्ट थी 10 रुपये के बराबर, इस पर कॉस्ट आ रही है 40/3 के बराबर। तो ए को बी से जो अतिरिक्त फ़ायदा हो रहा है वो 10/3 है। यह ए भूमि की आर्थिक लगान कहलाएगी। और ऐसी स्थिति में बी भूमि सीमांत भूमि होगी और ए भूमि है वो अधिसीमांत भूमि कहलाती है। अब यदि विद्यार्थियों और अधिक पॉपुलेशन बढ़ जाती है और अधिक अनाज की मांग होती है तो किसान जो है, चूँकि भूमि ए की और बी की सीमित है, उर्वरता उनकी सीमाएं हैं, तो किसान सी भूमि पर खेती करने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में सी भूमि सीमांत भूमि बन जाएगी और सी की कॉस्ट उसकी प्राइस के बराबर होगी। तो सी को कॉस्ट और प्राइस मिलने के कारण कोई लगान प्राप्त नहीं होगा, किंतु बी को और ए को दोनों को उससे जो अतिरिक्त प्राप्त होगा कॉस्ट और प्राइस वाला, यानी उसकी कॉस्ट से जो अतिरिक्त मिलेगा वह प्राइस का अतिरिक्त जो है वह उन भूमि की बी और ए भूमि की लगान कहलाएगा। फिर यदि पॉपुलेशन बढ़ती है, फिर अनाज की मांग बढ़ती है, सी भूमि सीमित है, तो किसान डी पर जाएगा। तो डी भूमि है वह ऐसी स्थिति में सीमांत भूमि बन जाएगी और ए बी सी तीनों भूमियां हैं वह अधिसीमांत भूमि प्राप्त होगी कहलाएगी। और इन ए बी सी तीनों पर कॉस्ट पर जो उनका जो कॉस्ट से अतिरिक्त प्राप्त होगा वह सब जो डी की प्रोडक्शन से जो अतिरिक्त प्राप्त होगा वह इन तीनों प्रकार की भूमियों का लगान कहलाएगा। अब यदि और पॉपुलेशन बढ़ती है तो डी से ई पर जाता है, तो ऐसी स्थिति में ई भूमि सीमांत बन जाती है, वहाँ पर उसकी कॉस्ट और प्राइस बराबर हो जाती है और उससे ऊपर जो अतिरिक्त मिलता है वो ए बी सी डी सभी भूमियों को लगान प्राप्त होता है। रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत में दोनों प्रकार की भूमियों की कृषि की बात की है, गहन कृषि और विस्तृत कृषि। दोनों प्रकार की कृषि में जो है वह किसान को यानी भूमिपति को जो है वो लगान प्राप्त होती है। विस्तृत कृषि से अभिप्राय यह है कि एक कृषि भूमि पर जैसे ही मांग बढ़ती है अनाज की तो बी पर जाता है, बी भूमि पर प्रोडक्शन जितना होता है उसके बाद में भी मांग बढ़ती है तो सी पर जाती है। तो भिन्न भिन्न भूमि के टुकड़ों पर उत्पादन जो होता है और उसमें फिर सीमांत भूमि की आय और अधिसीमांत भूमि पर के बीच का अंतर है वो लगान हो जाता है। फिर इसके अलावा रिकार्डो गहन कृषि की भी बात करता है। गहन कृषि को इस प्रकार समझाता है कि यदि एक ही भूमि का टुकड़ा है और उस पर श्रम और पूंजी की मात्रा लगाता है और श्रम और पूंजी की एक इकाई लगाने से जो प्रोडक्शन होता है उसका प्रोडक्शन की कॉस्ट और प्राइस बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में उस एक इकाई से जो प्रोडक्शन होगा वो कोई लगान प्राप्त नहीं कहलाएगा, वह इकाइयाँ हैं वो सीमांत इकाइयाँ कहलाती है। लेकिन फिर दो श्रम दो पूंजी लगाते हैं तो उससे जो प्रोडक्शन होता है वह प्रोडक्शन की प्राइस और कॉस्ट बराबर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में पहले वाले को जो कॉस्ट से अधिक प्रोडक्शन होता है तो पहले वाली भूमि वो इकाइयाँ हैं वो अधिसीमांत इकाइयाँ कहलाएगी और सीमांत इकाइयों से उसको जो अतिरिक्त मिलता है वो उसका लगान कहलाएगा। इस प्रकार वह और यदि अनाज की मांग बढ़ती है तो उसी भूमि के टुकड़े पर 3 और 4 श्रमिक लगाते हैं। ऐसी स्थिति में 3 और 4 श्रमिक लगाने के कारण उनकी कॉस्ट और प्राइस बराबर हो जाती है, तो पहली और दूसरी इकाई जो है उनका उत्पादन वो अधिसीमांत इकाइयाँ कहलाती है और वो एक लगान दोनों तरह के दोनों श्रम और पूंजी की इकाइयों को मिलता है। फिर यदि और अब प्रोडक्शन बढ़ता है तो और श्रम और पूंजी की मात्रा बढ़ाता है, उसी भूमि पर भूमि का टुकड़ा वही रहता है और श्रम और पूंजी की इकाइयाँ बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर डी इकाइयों पर जो प्राप्त होता है वह सीमांत इकाइयाँ कहलाती है और ए बी सी तीनों को लगान प्राप्त हो जाती है। हम इन विस्तृत कृषि और गहन कृषि की स्थितियों को एक रेखा चित्र से भी समझा सकते हैं। जैसे गहन कृषि की स्थिति में आप देखिए रेखा चित्र के अंतर्गत बता रखा है, एक्स अक्ष पर भूमि और श्रम की मात्रा है,
ये आपको भूमि और श्रम की मात्रा बता रखी है, और वाई एक्सिस पर सीमांत उत्पादन बता रखा है। ये पीपी जो रेखा है ये इसकी सीमांत उत्पादकता, इसकी जो है कॉस्ट वाली लाइन है, प्राइस, और इसके ऊपर जो है सीमांत उत्पादकता वाले वक्र जो है ये बता रखा है एमपी। और तो पहली प्रकार की इकाइयाँ लगाने पर जो उसको कोई उसको कोई प्राप्त नहीं होता है, उसकी लागत और उसका प्रोडक्शन बराबर ही है। फिर वह और अधिक इकाइयाँ बढ़ाता जाता है, 2 इकाई, 3 इकाई, इस प्रकार आप देखेंगे। तो ये पहली जो है वह शुरुआत की स्थिति में A1 इकाइयों पर P4 A1 इतनी उसकी जो कॉस्ट आती है, और उससे ऊपर वाला जो क्षेत्र सारा का सारा है वो लगान कहलाता है, जो उसका सीमांत उत्पादन है। जैसे ये जो क्षेत्र है, एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, सी भूमि पर आप देखिए कि सी भूमि पर उसको सी इकाइयों पर, भूमि पर नहीं, श्रम और पूंजी की इकाइयों पर उसे ये जो ऊपर का क्षेत्र है, ये डॉट डॉट वाला क्षेत्र, ये उसका पूरा लगान वाला एरिया कहलाएगा, जो इस पीपी रेखा से ऊपर का है, अर्थात सी इकाइयों पर, C1 इकाइयों पर MP2 के बराबर उसे लगान प्राप्त होगी। इसी प्रकार बी पर कहें तो बी पर ये क्षेत्र और लगान वाला बढ़ जाएगा, जो मैं अब डॉट डॉट से बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऊपर का एरिया ये सीमांत उत्पादकता को दर्शाता है, और ये इतने के बराबर उसकी कॉस्ट आती है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो पूरा का पूरा है, वह उसको अधिसीमांत इकाइयों को मिलने वाला लगान कहलाता है। इधर दूसरी रेखा चित्र के अंतर्गत आपको विस्तृत कृषि का बताया गया है। जैसे ए भूमि पर है वह 100 क्विंटल के बराबर उत्पन्न होता है, फिर बी पर जाता है तो मान लेते हैं 75 क्विंटल के बराबर उत्पादन होता है। फिर अगर वो सी भूमि पर मांग बढ़ती है तो सी भूमि पर जाता है जहाँ 50 इकाई के बराबर उसका उत्पादन होता है, और फिर डी पर जाता है तो कॉस्ट और उसकी सी पर 60 के आसपास होता है और डी पर 50 के आसपास उत्पादन होता है। तो डी का जो उत्पादन है, या डी सीमांत भूमि है, इसकी उत्पादन की जो लागत और प्राइस बराबर होती है। इससे ऊपर वाले सी भूमि, बी भूमि और ए भूमि, ये सभी अधिसीमांत भूमियाँ हैं और इनको लगान प्राप्त होता है। यह विस्तृत कृषि का उदाहरण है। विद्यार्थियों, रिकार्डो के सिद्धांत के संबंध में आधुनिक लगान की व्याख्या भी हम करेंगे, और रिकार्डो के इस सिद्धांत की आलोचना भी अगले वीडियो में आपको विस्तृत रूप से समझाई जाएगी। आज जो है रिकार्डो के अंतर्गत आपको बताया गया है कि लगान क्यों मिलता है, भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के कारण, और वह जो प्रकृति की कंजूसी और कर्पणता है। फिर कौन कौन सी भूमि सीमांत और अधिसीमांत भूमि होती है, और सीमांत भूमि के अतिरिक्त जो है वो लगान प्राप्त होता है। सीमांत भूमि को कोई लगान नहीं मिलता है, और उससे ऊपर जो भी प्राप्त होता है वो भूमि भूस्वामी का अधिसीमांत भूमि कहलाती है, और उस पर लगान प्राप्त होता है। हम नए वीडियो के साथ इसके आगे और व्याख्या करेंगे, और इसकी रिकार्डो के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएँ भी है जो अर्थशास्त्रियों ने की है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। इसे समझें, और अगर कोई समस्या हो तो फ़ोन करके पूछें।